हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ऐतिहासिक श्रृंखला हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। जो हमने ऐतिहासिक ग्रंथों की जो एक श्रृंखला प्रारंभ की है उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। और पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि दाल भाग और मिताक्षरा के बारे में पूरा कवर किया था। आज हम जिस ग्रंथ को लेकर के आए हैं वो है इंडिका। कौन सा ग्रंथ है? इंडिका ग्रंथ है। इंडिका ग्रंथ के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे पूरा डिटेल से। और इंडिका जो है इतिहास जानने के स्रोत में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंडिका। और चूँकि आप जानते हैं कि इंडिका जो है यह मेगास्थनीज की पुस्तक है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका जो है यह मेगास्थनीज की पुस्तक है। और आज वर्तमान में इंडिका अपने मूल फॉर्म में उपस्थित नहीं है। इंडिका आज अपने वर्तमान में मूल फॉर्म में उपस्थित नहीं है। इंडिका ग्रंथ का कई भाषाओं में जो है इसका अनुवाद किया गया है। अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर सानबेग ने जर्मन भाषा में अध्ययन किया था। इसका जो है जर्मन भाषा में उन्होंने अनुवाद किया था। किसने? तो डॉक्टर सानबेग ने इसका जर्मन भाषा में अध्ययन किया था। अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर सानबेग ने इसका जर्मन भाषा में अध्ययन किया था। जर्मन भाषा में इसका इन्होंने ट्रांसलेट किया था। मैक करेंडल ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जबकि कुलदीप कुमार ने जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया था। आज जो है हम इंडिका के बारे में देखेंगे। इंडिका के जो तत्कालीन समय में जानकारी प्राप्त होती है मेगास्थनीज, क्योंकि आप जानते हैं कि मेगास्थनीज जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। राजदूत के रूप में यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और उसने जो देखा अपनी आँखों से, उसने जो सुना, उसका उसने बखूबी जो है इंडिका में वर्णन किया है। तत्कालीन भारत की सामाजिक स्थिति, तत्कालीन भारत की राजनैतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सबका उसने बहुत बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय ये बात जब ये इंडिका लिखी गई थी उस समय भारत का नाम भारत नहीं था। उस समय भारत का नाम जम्बूद्वीप था। उस समय भारत का नाम क्या था? भारत का नाम उस समय जम्बूद्वीप था। जबकि मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका नाम दिया गया है। मेगास्थनीज के द्वारा ही या यूनानियों के द्वारा ही जो है क्या नाम दिया गया है? तो वो इंडिका नाम दिया गया है या इंडिया नाम दिया गया है। ठीक है, इंडिया यूनानियों की देन है। तो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे मैंने एक मैप बना रखा है। और इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हम आखिर मेगास्थनीज कौन है और ये भारत की सीमाएं। इसके बाद देखेंगे भारत की सामाजिक स्थिति और पाटलिपुत्र के बारे में भी इन्होंने जो है उसका बाकायदा वर्णन किया है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मेगास्थनीज कौन था। क्योंकि आप जानते हैं मेगास्थनीज सिकंदर जो था वो एक यूनानी शासक था। उसने भारत से जब वह वापस लौटा तो उसने अपने क्षेत्रों को, सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेलुकस। जिसका नाम था सेलुकस। और सेलुकस जो था यह फारस का शासक था। बेबीलोन तथा फारस का शासक जो था उस समय कौन था? तो वह सेलुकस था। और सेलुकस का ही दूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग अगर आप देखेंगे तो 305 ईस्वी में आप देखेंगे तो सेलुकस और चंद्रगुप्त के मौर्य एक भयंकर युद्ध हुआ था। सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में जो है एक भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें सेलुकस पराजित हुआ था। तो मेगास्थनीज जो था वह सेलुकस का राजदूत था। और सेलुकस ने ही मेगास्थनीज को भारत में या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और उन्होंने, अगर आप देखेंगे उस समय भारत की सीमाएं, तो उसमें सेलुकस ने, उस समय अगर आप देखेंगे तो इंडिका में जो है सेलुकस ने किस तरह से वर्णन किया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो भारत की स्थिति जो इन्होंने बताई है, तो भारत जो है उस समय का चौकोर है। भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार जो इन्होंने बताया है वह चौकोर है। और इन्होंने बताया है कि पूर्व और दक्षिण की सीमाएं समुद्र से लगती है। और उत्तर में अगर आप देखेंगे, उत्तर में जो है हिमोदेश, यानी कि हिमोदेश की मतलब का इनका कहने का उद्देश्य तात्पर्य है कि हिमोदेश का मतलब है कि हिमालय से रिलेटेड, हिमालय से तात्पर्य है।
उत्तर में हिमोदेश है और पश्चिम में सिंध का दरिया बहता है। पश्चिम में सिंध का दरिया का मतलब सिंधु नदी, पश्चिम में सिंध का दरिया का मतलब है पश्चिम में सिंधु नदी बहती है। अगर आप देखेंगे इन्होंने वर्णन किया है कि भारत में बड़े बड़े विशालकाय पर्वत देखने को मिलते हैं और विशाल मैदान देखने को मिलता है और फलस्वरूप जो है सिंधु नदी का पानी जो है वह मैदानी भागों में प्रवेश करता है, इन सब चीज़ों का उन्होंने बखूबी जो है वर्णन किया है इंडिका में मेगास्थनीज ने। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक आर्यावर्त का वर्णन किया है और आज जिस हम आर्यावर्त की बात करते हैं, इनका कहने का उद्देश्य था आर्यावर्त जो है इन्होंने उस समय के अगर आप देखेंगे तो उस समय पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान का क्षेत्र जो था, इसमें ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, इसको इन्होंने आर्य देश कहा है या इसी को इन्होंने क्या कहा है, आर्यावर्त कहा है। जबकि हम लोग बात करते हैं आर्यावर्त के बारे में कि भारत को ही आर्यावर्त कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिका में जो है आर्यावर्त का जो क्षेत्र बताया गया है वह पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान का क्षेत्र बताया गया है। इसके बाद इन्होंने बताया है, इन्होंने तत्कालीन समय के अगर आप देखेंगे तो जिक्र किया है कि यहाँ के लोग जो थे, यहाँ के लोग बहुत भाग्यशाली हैं, भारत के लोग बहुत भाग्यशाली हैं और यहाँ के लोग बहुत अपनी बाहुबल और विशेष कद काठी के लिए जाने जाते हैं और यहाँ के हाथी जो थे वो बहुत ताकतवर होते हैं और उन्हें पकड़ करके प्रशिक्षित करके जो है उन्हें युद्ध क्षेत्र में लिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के शासक जो थे बड़े आसानी से युद्ध को जीत लेते थे और यहाँ के लोग बड़े ही खुशनसीब हैं और यहाँ के लोग जो है शुद्ध वायु प्राप्त करते हैं, शुद्ध वायु, सांस लेने के लिए इन्हें शुद्ध वायु प्राप्त होती है तथा पीने के लिए इन्हें स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। इन सब बातों का जिक्र कहाँ किया गया है, इंडिका में किया गया है। अगर आप देखेंगे तो भारत की सामाजिक स्थिति की बात करेंगे तो भारत की सामाजिक स्थिति में देखेंगे तो इस समय का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था, सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था। और सेंड्रोकोटस ने साफ शब्दों में ये कह दिया था कि किसी भी कंडीशन में किसी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जाएगा, यानी कि इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि इस समय मौर्य काल में इस समय जो है जम्बू द्वीप में किसी प्रकार के जो है दास नहीं पाए जाते थे, किसी प्रकार के दास नहीं होते थे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो समाज जो था इस समय का वह 7 वर्गों में विभाजित था। समाज 7 वर्गों में विभाजित था, जिसमें आप देखेंगे तो पहला जो था सर्वाधिक समाज में सबसे उच्च स्थान जो था वो दार्शनिकों को प्राप्त था। किसको प्राप्त था, दार्शनिक थे, जिसमें देखेंगे सैनिक थे, कृषक थे, इसके बाद सैनिक थे, कृषक थे, दार्शनिक थे, इसके बाद आप देखेंगे पंच थे, इसके बाद सैनिक, कृषक, पंच, कर्मकार, कुल मिला के 7 भागों में जो है समाज को विभाजित किया गया था। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का होता था तो वह पंच का होता था, क्योंकि राजा की जो मंत्रिपरिषद होती थी उसमें पंच के लोग ही चुने जाते थे, जो सलाहकार के रूप में होते थे, वहाँ से वो पंच के रूप में ही जो पंच होता था उसी वर्ग से लोग आते थे। समाज में जो है सबसे बड़ा वर्ग जो था वो कृषक वर्ग था और कृषक वर्ग के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा अगर कोई वर्ग था तो वह सैनिक वर्ग था। दूसरा अगर सबसे बड़ा कोई वर्ग था तो वह सैनिक वर्ग था। किसानों को जो है सबसे पवित्र व्यक्ति कहा गया है। इन्होंने जो है सेलुकस ने इंडिका में जो है बताया है, मेगास्थनीज ने इंडिका में बताया है कि जो कृषक होते थे वो सबसे पवित्र माने जाते थे। और उन्होंने जिक्र किया है कि उस समय यदि कोई देश किसी देश पर आक्रमण करता था तो दुश्मन की सेना भी ना तो किसानों को क्षति पहुंचाती थी अथवा उनकी फसल को ही न नुकसान पहुंचाती थी। इस तरह से जो है उन्होंने जिक्र किया है तत्कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में। इसके बाद देखेंगे अगला है पाटलिपुत्र।
आप जानते हैं कि कहीं कहीं पे कुछ किताबों में जो है देखने को मिलता है कि पाटलिपुत्र जो अजातशत्रु ने बसाया था, जबकि कुछ किताबों में देखने को मिलता है कि पाटलिपुत्र जो है वह किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था। जबकि आप जानते हैं कि इंडिका में मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में पाटलिपुत्र को पालीबोता के नाम से पुकारा है। किस नाम से बताया है? पालीबोता के नाम से संबोधित किया है। और यह नगर जो था, यह नगर पाटलिपुत्र जो था, यह 15 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा, यह नगर जो था 15 किलोमीटर चौड़ा, 3 किलोमीटर लंबा तथा चारों तरफ, नगर के चारों तरफ जो है लकड़ी का चारों तरफ दुर्ग बनाया गया था, जिस पे लकड़ी का चारों तरफ जो है उसको घेराबंदी कर दी गई थी और उस पर 570 बुर्ज स्थापित किए गए थे, जिसमें 64 द्वार थे। 570 बुर्ज स्थापित किए गए थे जिसमें 64 द्वार थे और हर द्वार पर जो है पहरेदार लगे हुए थे। और अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे जो होती थी एक खाई थी, जहाँ पे शहर का सारा गंदा पानी जो है वहाँ पे इकट्ठा होता है। शहर का सभी गंदा पानी जो है वह इकट्ठा होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार जब महात्मा बुद्ध जो है आनंद के साथ इस नगर की यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने आनंद से कहा, इस नगर को 3 चीज़ों से खतरा है। इस नगर को 3 चीज़ों से खतरा है। या तो इस नगर का पतन जो है अग्नि से होगा, क्योंकि नगर के आसपास सभी क्षेत्रों में जो है लकड़ी के घर बनाए थे। यदि एक जगह आग लग जाएगी तो पूरा का पूरा नगर जो है वह नष्ट हो जाएगा जल करके। या तो इसको पानी से खतरा है, चूँकि यह गंगा और सोन नदियों के तट पर बसा था, तो बाढ़ के कारण इस नगर का जो है पतन होगा। या तो फिर आपसी द्वेष के कारण जो है इस नगर का पतन होगा। तो आपसी द्वेष के कारण भी इस नगर का पतन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंडिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं जिसके बारे में हमने आप लोगों को बताया। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आप जानते हैं कि इंडिका किसकी पुस्तक है? तो यह मेगास्थनीज की पुस्तक है। यह मेगास्थनीज की पुस्तक है। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक जो है यह इतिहास जानने में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।